हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय शाश्वत, हाय सुप्रिया, आयुष, राहुल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज का जो हमारा सेशन है सॉइल मैकेनिक्स का 5th सेशन है। इससे पहले 4 क्लासेस ऑलरेडी मैं सॉइल मैकेनिक्स पर ले चुकी हूँ। आई होप आप सभी ने वो क्लासेस देखी हैं, आप प्रेजेंट थे उन क्लासेस में। और अगर आप लोगों की फर्स्ट क्लास है तो आप रिकॉर्डेड बाद में देख सकते हो, ठीक है, वो वाले सेम सेशन जो मैंने करवा दिए हैं क्वेश्चन। तो जो आज की हमारी क्लास है, बेसिकली पहले इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाले टॉपिक पर, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज योर परमिएबिलिटी, ठीक है। और कुछ एक क्वेश्चंस हम देखेंगे इफेक्टिवनेस वाले टॉपिक के। अब देखो, ये कुछ पीडीएफ आपने देखा था, आप में से किसी स्टूडेंट ने देखा पीडीएफ जो पिछली क्लास में मैंने अपलोड किया था? इससे पहले जो मेरी क्लासेस हुई थी मैंने कहा था पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चंस का, और वही सेम क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। किसी ने सॉल्व किए पहले से क्वेश्चन बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अभी की क्लास को हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा, इससे पिछली क्लास में मैं आपको एक टॉपिक थोड़ा सा आपको मैंने ब्रीफ ओवरव्यू दिया था कि जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से उस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। लाइक कि कोर्स ग्रेन सॉइल की क्लासिफिकेशन लास्ट क्लास में मैंने लास्ट में समझाया था अगर आपको याद हो, और फाइन ग्रेन सॉइल की क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा सा आइडिया भी दे दूंगी। फाइन ग्रेन का हमने पढ़ा नहीं था, कोर्स ग्रेन तक हमने टॉपिक आपको मैंने समझाया था कैसे क्लासीफाई करते हैं, है ना, सॉइल को। तो अभी की क्लास को स्टार्ट करें। पहले बताओ, पिछली क्लास में जो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ाया था वो समझ में आया था आपको? पिछली क्लास में लास्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कवर कराया था, जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो अभी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी अनअकैडमी प्लस जो है वहाँ पर मैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग कवर करवा रही हूँ, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और साथ में ही मेरा एक नया कोर्स जो कि प्रैक्टिस कोर्स ऑन सॉइल मैकेनिक्स पर लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये कोर्स अभी ऑलरेडी साथ में चल रहा है। ये 2 कोर्सेज मैं अनअकैडमी प्लस पर कवर करवा रही हूँ। और प्लस पे आपको बहुत से एजुकेटर्स जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, तो आप उन सभी एजुकेटर्स के कोर्सेज जो हैं वो एक्सेस कर सकते हो एक सब्सक्रिप्शन पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एजुकेटर के लिमिटेड कोर्सेज आप लोग देख पाओगे। जितने भी एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लस पर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, जो आपको पढ़ना है आप वो सभी सब्जेक्ट्स उनसे पढ़ सकते हो। आपको हर एक चीज़ का पीडीएफ यहाँ पर मिलेगा, है ना, हर एक का पीडीएफ आपको मिलेगा। और साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, जो कि अगर आपको कोई कहीं पर डाउट आता है तो आप उन सेम सेशंस में वो चीज़ पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी देखो, आज हमारे 5 सेशन सॉइल के हो जाएंगे, नेक्स्ट 5 सेशंस एनवायरनमेंट के हैं। और नेक्स्ट मंथ सेम यूट्यूब क्लासेस जो स्टार्ट होंगी उसमें मैं फिर सेम सीरीज स्टार्ट करूंगी। सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एनवायरनमेंट के, है ना। हाय, गुड मॉर्निंग अपूर्व, हाय अंकित, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो ये वो सभी कोर्सेज हैं जो अभी अनअकैडमी पर मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं। और कुछ कोर्सेज लाइक ये कोर्सेज अभी ऑलरेडी चल रहा है साथ साथ में, जिसमें वेस्ट वाटर करा रही हूँ। और सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट 3 अभी लॉन्च हुआ है। चलिए, अभी बात करते हैं, अगर आप अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, आपको वहाँ पर डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो। सिमरन गेट इज़ माई रेफरल कोड। मेरा नाम लिखना है और आगे गेट लिखना है। डायरेक्ट आपको वहाँ से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेते टाइम, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी प्राइजेस आपको शो हो रहे हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, वो सभी आपको 10% ऑफ करके ये शो करवा रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सिमरन गेट रेफरल कोड इज अप्लाई। जस्ट आपके पास कुछ क्रेडिट्स होंगे जो आपने फ्री लेसन्स, फ्री कोर्सेज अलग अलग एजुकेटर्स के देख रखे हैं, तो वहाँ से आप वो अप्लाई करोगे तो और कुछ % ऑफ आपको यहाँ पर अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। हाय सूरज, हाय पियाली, ऋषिकेश, साहिल, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो अभी बात करते अपने लास्ट क्लास में जो टॉपिक चल रहा था उसकी। तो लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि सॉइल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो उसके लिए पहले हम देख रहे थे कि कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल को अगर मुझे क्लासीफाई करना है तो कौन सा सीव साइज हम लोग यूज करेंगे।
कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए कोई एक सीव साइज बताओ मुझे जो आप यहाँ यूज करोगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि गिवन सॉइल कोर्स ग्रेन सॉइल है या फिर फाइन ग्रेन सॉइल है। और ये आइडिया कैसे लगता है आप देखोगे, अगर 50% से ज्यादा पार्टिकल्स इस सीव साइज के ऊपर रिटेन कर रहे होंगे तो आप बोलोगे ये कोर्स ग्रेन सॉइल है, और 50% से ज़्यादा इससे पास कर रहे होंगे तो आप कहोगे ये फाइन ग्रेन सॉइल है। 75 माइक्रोन की सीव हमने यूज़ की थी, ध्यान रखना 75 माइक्रोन की सीव से ऊपर अगर 50% से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो वो कोर्स ग्रेन है, और पास कर रहे हैं तो वो फाइन ग्रेन है। अब बात आती है कि कितना परसेंट पार्टिकल 75 माइक्रोन सीव से पास हो रहा है ना। अब वो परसेंटेज भी मुझे देखनी है। अगर फाइन्स लेस देन और इक्वल्स टू 5% है तो कोर्स ग्रेन की क्लासिफिकेशन कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। अगर 5 से 12% तक है तो क्लासिफिकेशन अलग होगी, और आपका 12% से ज़्यादा है तो क्लासिफिकेशन अलग होगी। हम डुअल सिंबल इन तीनों में से किस केस के लिए यूज़ करते हैं सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों केसेस में से किसी एक केस में डुअल सिंबल यूज होता है। किस में यूज होता है मैंने बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, याद है किसी को? सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए डुअल सिंबल, यस। इनमें से सेकंड वाला जो केस है, जब आपका परसेंट ऑफ फाइन 5 से 12% के बीच में होता है। हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर फाइन लेस देन और इक्वल्स टू 5% के बराबर है तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया है कि कोर्स ग्रेन सॉइल है। कोर्स ग्रेन में क्या होगा? या तो सैंड होगी या तो ग्रेवल होगा। आपको इन दोनों के बीच देखना है कि सैंड है या ग्रेवल है। तो मैं कौन सा सीव साइज यहाँ पर देखूंगी? 4.75 mm की सीव। 4.75 mm की सीव के ऊपर अगर 50% रिटेन कर रहा होगा या 50% से ज्यादा रिटेन कर रहा होगा तो मतलब ये क्या होगा आपका यहाँ पर? ग्रेवल। अगर उससे ज्यादा पास कर रहा है, मोर देन 50% यहाँ से पास कर रहा है, तो वो क्या होगा आपका यहाँ पर? सैंड। ठीक है, यहां सिर्फ ग्रेड देखनी है। CU ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 और CC ये रेंज में आ रहे हैं तो वेल ग्रेडेड, अगर नहीं आ रहे हैं तो पुअरली ग्रेडेड। तो वेल ग्रेडेड सैंड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? SW से। पुअरली ग्रेडेड को सैंड को SP से। सिमिलरली अगर आपका फाइन्स बहुत ज्यादा है, 12% से भी ज्यादा है, तो हम क्या देखते थे? फाइन्स का नेचर क्या है। अब फाइन्स क्या हो सकते हैं आपके यहाँ पर? फाइन्स क्ले भी हो सकती है और फाइन आपका सिल्ट भी हो सकता है। सिल्ट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? M से। क्ले को रिप्रेजेंट करेंगे C से, और सैंड को रिप्रेजेंट करोगे S से। ठीक है, अगर आपका IP की वैल्यू, आपको क्या करना है? IP की वैल्यू, हाँ उसमें हम फाइन्स को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि फाइन्स की परसेंटेज बहुत कम है, लेस देन और इक्वल्स टू 5% है। तो मैं यहाँ पर चाहे वो क्लेई है चाहे वो सिल्टी है, वो नहीं मैं यहाँ पर ग्रुप सिंबल में लिख रही हूँ, है ना। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि अगर फाइन्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब किसी कोई वैल्यू दैट इज योर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12%, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे फाइन्स का नेचर उस कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या है। लाइक IP की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7% है तो क्लेई सैंड, और लेस देन और इक्वल्स टू 4 है तो सिल्टी सैंड। रिप्रेजेंट कैसे किया? SC। C मतलब क्ले। तो पहले आप क्या लिख रहे हो कि सॉइल कौन सी है, उसके बाद उसका नेचर लिख रहे हो, है ना। सबसे पहले हम लिख रहे हैं सॉइल सैंड है और उसमें फाइन्स का नेचर क्या है? सिल्टी है, तो सिल्टी सैंड इसको बोलेंगे। तीसरा हमने पढ़ा था डुअल सिंबल वाला, अगर आपका परसेंटेज ऑफ फाइन्स 5 से 12% के बीच में, तो हम इसमें क्या करेंगे? जो आपको दोनों केसेस पिछले बताए वो दोनों का यूज हो जाएगा। ऐसा ही पढ़ा था ना, सभी को याद है। अगर किसी की फर्स्ट क्लास है अभी ये, तो इससे पिछली जो मेरी क्लास हुई थी उसमें मैंने ये लास्ट में पढ़ा रखा है अच्छे से, है ना। तो अगर 5 to 12% आपका फाइन्स है कोर्स ग्रेन सॉइल में, तो हमें यहाँ पर ड्यूअल सिंबल यूज करना है। कैसे करेंगे? पहले कोर्स ग्रेन सॉइल में 4.75 mm की सीव का यूज करके ये पहचान लेंगे कि गिवन सॉइल सैंड है या फिर ग्रेवल है। सैंड हुई तो S से रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ लिख दिया मैंने S। अगर ग्रेवल है तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया G से। फिर आप क्या करो? सबसे पहले ग्रेड देखो। ग्रेड को कैसे देखोगे? CU और CC की वैल्यू से। अगर CU और CC रेंज के बीच आ रहा है तो वेल ग्रेडेड हुआ, नहीं आ रहा है तो पुअरली ग्रेडेड हुआ। तो वेल ग्रेडेड है तो SW लिख लिया, मतलब वेल ग्रेडेड सैंड। पुअरली ग्रेडेड है तो SP लिख लिया, पुअरली ग्रेडेड सैंड, है ना।
पर डुअल सिंबल यूज हो रहा है, आपको इसमें फाइंड्स का नेचर भी देखना है। फाइंड्स के नेचर के लिए मैं क्या देख रही हूँ, आईपी की वैल्यू। आईपी की वैल्यू 7 से ज्यादा या 4 से कम या 7 के इक्वल। अगर 7 के इक्वल या ज्यादा है तो क्ले नेचर के फाइंड होंगे। आप क्या लिखोगे, पहले सॉइल, कौन सी सॉइल थी, सैंड थी, और उसमें फाइंड्स का नेचर क्या था, क्ले था, तो SWSC ऐसे रिप्रेजेंट किया। समझ आ रही है ये चीज। ये सेम टॉपिक पूरा अच्छे से एक पूरी अनअकैडमी पर यहीं यूट्यूब पर क्लास हो रखी है, पहले पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको नहीं लग रहा है अभी पता तो आप वो क्लास देख सकते हो, है ना, यहीं यूट्यूब पर भी मिल जाएगी आपको। तो अगर पुअरली ग्रेडेड सैंड है तो SP, और साथ साथ में नेचर जो है फाइंड्स का वो सिल्टी है तो SM, SP SM, ये ड्यूअल सिंबल यूज होगा, है ना। अभी बताती हूँ, क्योंकि इसके लिए हम लोग प्लास्टिसिटी चार्ट पढ़ते हैं, जो कि आपका ये है। अब देखो, जो आपका प्लास्टिसिटी चार्ट है IP 4 और 7 के बीच में होगा, तो यहाँ पर कैसे हम यूज करते हैं। देखो, प्लास्टिसिटी चार्ट पढ़ा हुआ है पहले कभी आपने। हाय सोनू, गुड मॉर्निंग। प्लास्टिसिटी चार्ट पहली बात तो पता होना चाहिए कि किस किस के बीच बन रहा है। IP आप y एक्सिस में लिख रहे हो, x एक्सिस में लिक्विड लिमिट लिख रहे हो। अभी हम एक चीज लिख रहे थे कि व्हेन IP इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, तो उसको मैं क्ले लिख रही थी। और मैं बोल रही थी कि IP अगर लेस देन और इक्वल्स टू 4 है तो वो सिल्ट है, ये बोल रही थी ना मैं। आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं IP की वैल्यू इस प्लास्टिसिटी चार्ट में 4 भी लिख रखी है और 7 भी लिख रखी है। अगर 4 है तो 4 से नीचे नीचे जितना भी होगा वो किसका रीजन होगा, सिल्ट का। और जो 7 से ऊपर ऊपर वाला जो रीजन होगा वो किसका होगा, क्ले का। ये बोला मैंने। तो यहाँ इस प्लास्टिसिटी चार्ट में भी आपको ये देखने को मिलेगा। और ये बीच वाला कुछ एक शेडिड रीजन जिसमें क्ले भी आ रहा है और सिल्ट भी आ रहा है। और साथ साथ में इस प्लास्टिसिटी चार्ट में एक और चीज नोटिस करना, यहाँ पर हम इस तरीके से ये कर्व बना रहे हैं ना, यहाँ लिखा है आपने लिक्विड लिमिट और ये लिखा है IP की वैल्यू। यहाँ पर IP ऑफ A लाइन, A लाइन का फॉर्मूला यहाँ लिखा है, A लाइन की इक्वेशन मैंने यहाँ लिख रखी है 0.73 WL - 20। हाय अभिनव, गुड मॉर्निंग। तो 20 क्या है, इंटरसेप्ट है। 20 से एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये आप इसने इस लाइन को आपने बोला IP ऑफ A लाइन। जो यहाँ लिक्विड लिमिट है वो डिफाइन कर रही है कि लो कंप्रेसिबल सॉइल है, इंटरमीडिएट है या हाई है। अब देखो, अगर आपका लिक्विड लिमिट यहाँ सॉइल का 35 से कम होता है, आप उसको लो कंप्रेसिबल बोलोगे, आप L सिंबल रिप्रेजेंट करोगे 35% से कम लिक्विड लिमिट के लिए। अगर लिक्विड लिमिट 35 से 50% के बीच में, आप उसको इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल बोलोगे। और ग्रेटर देन 50% है, ग्रेटर देन 50 है तो हाईली कंप्रेसिबल बोलोगे। पहली बात, जब भी करो कि ये वाला जो रीजन 4 और 7 के बीच में ये हाईलाइट करके मैंने यहाँ पर शो किया है, वो सिर्फ इससे पीछे पीछे ही है, जब लिक्विड लिमिट 35 से कम है। ऐसा है या नहीं है, जब लिक्विड 35 से कम है, ये वाला रीजन शो किया है। मतलब ये पॉइंट जो आपका रीजन, अगर एग्जैक्टली आप अपना कर्व देखोगे तो कुछ ऐसा ही ये कर्व आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से होगा। और यहाँ कहीं 35 होगा और यहाँ कहीं 50 होगा। मतलब कि आपका ये वाला जो रीजन दिखेगा ना आपको, जो ये जहाँ पर क्ले भी है और जहाँ पर सिल्ट भी है, वो सिर्फ लो कंप्रेसिबल सॉइल वाले पार्ट में ही दिखेगा। बहुत छोटा सा रीजन होगा जहां पर क्ले भी हो रही होगी, आ रही होगी, और सिल्ट भी आ रही होगी। इसके लिए मैंने एक यहाँ पर सिंबल लिख रखा है कि एक ऐसा रीजन जहां पर क्ले भी है और कुछ अमाउंट ऑफ सिल्ट भी है। IP की वैल्यू 4 और 7 के बीच में है, तो उसके लिए क्या लिखा है मैंने, CLML। L क्यों लिखा, क्योंकि लो कंप्रेसिबल है, 35 से कम है ना। दिख रहा है ना यहाँ पर प्लास्टिसिटी चार्ट में, लिक्विड लिमिट 35 से कम है। 35 से कम है तो लो कंप्रेसिबल होगा। और एक ऐसा रीजन है जिसमें कुछ अमाउंट क्ले का भी है और कुछ सिल्ट का भी है, तो कैसे रिप्रेजेंट किया इसको, CLML। ठीक है, क्ले विद लो कंप्रेसिबिलिटी और सिल्ट विद लो कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो यहाँ पर IP ऑफ A लाइन का यूज क्या है और U लाइन क्या है। जब आप ये कर्व बना रहे हो, ये लिक्विड लिमिट आप फाइंड आउट कर रहे हो एक्सपेरिमेंटली कहीं से, और IP की वैल्यू भी लगातार निकाल रहे हो, तो आपको ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, मान लीजिए, है ना। IP और कैसे निकालते हो आप, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट करके भी फाइंड आउट करते हो ना। A लाइन की इक्वेशन आपको बोली 0.73 WL - 20, और ये है आपकी IP ऑफ A लाइन। अगर आपने यहां से IP की वैल्यू निकाली, मान लीजिए
आईपी की वैल्यू आती है यहाँ से 30 और आपने आईपी ऑफ ए लाइन की वैल्यू निकाली, वो वैल्यू आती है यहाँ से 40। आप क्या देख रहे हो, आईपी ऑफ ए लाइन वाला जो पॉइंट है दैट इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ लाइन, जो हम कहाँ से निकाल रहे हैं, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट से। मतलब कि जो अभी आपकी सॉइल है उसका पॉइंट कहाँ पर होगा, ए लाइन से ऊपर होगा या ए लाइन से नीचे होगा, ये पहचानना है मुझे। तो अगर यहाँ पर देख रहे हो आईपी इज 30 और ए लाइन से वैल्यू 40 आ रही है, मतलब ए लाइन वाला पॉइंट ऊपर कहीं होगा और हमारी जो अभी सॉइल की आईपी लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट करके आई है वो ए लाइन से कहीं नीचे राय कर रहा होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो ए लाइन से नीचे वाला रीजन किसके लिए लिख रखा है मैंने, सिल्ट के लिए, दिख रहा है ना। यहाँ ए लाइन से नीचे वाला रीजन सिल्ट के लिए है और ऑर्गेनिक क्ले के लिए, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, सिल्ट भी हो सकता है या ऑर्गेनिक क्ले भी हो सकती है। इन दोनों में पहचानना है कि कौन सा है, उसके लिए क्वेश्चन करेंगे, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। यू लाइन जो होती है वो अपर लिमिट होती है, यू लाइन इज अपर लिमिट, कि इससे ऊपर कभी भी कोई वैल्यू आईपी की नहीं आने वाली। अगर आ गई तो मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती करी एक्सपेरिमेंट करते हुए जब आप लिक्विड लिमिट या आईपी निकाल रहे हो। यू लाइन हमेशा अपर लिमिट शो करेगी और यू लाइन का इक्वेशन भी याद रखना 0.9 WL-8। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर ये प्लास्टिसिटी चार्ट है और इससे ऊपर आईपी ऑफ ए लाइन से अगर ऊपर कोई पॉइंट आ रहा है तो वो क्ले का रीजन होगा, इससे नीचे कोई पॉइंट आ रहा है तो वो सिल्ट हो सकती है या ऑर्गेनिक क्ले हो सकता है। और ये कौन सी क्ले है, इनऑर्गेनिक क्ले है। क्लियर। और दूसरी चीज, पहले तो आपने ये पहचान लिया कि क्ले का रीजन है या सिल्ट का रीजन है, और फिर आपने क्या देखना है, लिक्विड लिमिट इसमें से किस रेंज में है ना। यहाँ पर नहीं, यूट्यूब पर ये ब्लैक स्क्रीन तो नहीं यूज होगा, ये आपका वहाँ स्पेशल क्लासेस में होता है ना। अब देखो 35 से कम है तो लो कंप्रेसिबल, 35 से 50 इंटरमीडिएट और 50 से ज़्यादा तो हाई कंप्रेसिबल। थोड़ा बहुत समझ में आया। इसका क्वेश्चन देखो, जैसे किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, अ सॉइल सैंपल ऑफ क्ले विद द लिक्विड लिमिट 40% और प्लास्टिसिटी ऑफ 28% इज क्लासिफाइड एज। अगर आपको एक सॉइल को क्लासिफाई करना है, हाँ मैं ये पीडीएफ देखो जो ऋषिकेश, ये जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी, ये जो अभी क्लास हो रही है ना, इससे पिछली जितनी क्लासेस हुई है मेरी अनअकैडमी पर यूट्यूब, उन सभी के डिस्क्रिप्शन में आपको सेम पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप पीडीएफ कहाँ, मैंने कहा पीडीएफ आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है ना, जैसे आज का जो क्लास है इसके डिस्क्रिप्शन में जो मेरी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हो कि नेक्स्ट क्लास में क्या क्वेश्चन होने वाले हैं। और इससे पहले जो मेरी 4 क्लासेस हो गई हैं उन सभी के पीडीएफ पुरानी सारी डिस्क्रिप्शन में से आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। ये मैंने कहा कि ए लाइन से ऊपर वाली जो सॉइल होगी वो क्ले है, ये इनऑर्गेनिक क्ले है, और इससे नीचे वाली ऑर्गेनिक क्ले है। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कैसे क्लासिफाई करते हैं इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाती हूँ आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको पहली चीज तो इसने बोल दिया अ सॉइल सैंपल ऑफ क्ले, मतलब अगर इसने बता ही दिया है क्ले है तो सी सिंबल तो यूज करोगे आप इसके लिए। बात आती है आपको क्या पहचानना है, यहाँ पर लिक्विड लिमिट को देख के ये पहचानना है कि लो कंप्रेसिबल है, मीडियम है या हाई है। तो आपने देख लिया लिक्विड लिमिट इज 40%, 40% है तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, क्ले विद इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। सही है, ठीक है, इजी था ना। इसमें आपने सिर्फ लिक्विड लिमिट देखा किस रेंज में आ रहा है, इंटरमीडिएट वाले में आ रहा है, तो आपका ये सी आई। जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको सिमरन कपूर लिखना है, टेलीग्राम पर ना, टेलीग्राम पर सिमरन कपूर लिखना, वहां से आप एक ग्रुप में ऐड हो जाओगे ऑलरेडी। एल के लिए लो कंप्रेसिबल, बिल्कुल। चलिए सी आई बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में करवा चुकी हूँ इसलिए मैं फिर से नहीं करवाऊंगी। सी यू और सी यू की वैल्यू पूछी थी और ये हमने लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिया था। इस क्वेश्चन को देखोगे, क्लासीफाई द सॉइल फॉर द डेटा गिवन, 1000 ग्राम ऑफ सॉइल वॉज यूज्ड और कह रहे हैं लिक्विड लिमिट इज 40%, प्लास्टिक लिमिट 18%, सॉइल क्लासिफिकेशन इज।
तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सीव्स बना लेते हैं। दो मेथड है, टेबल बना के करना है वैसे कर लेंगे, सीव्स बना लोगे डायरेक्ट तो वहाँ से भी हो जाएगा। तो सीव बना ली मैंने, 4.75 mm की सीव बनाई, ठीक है। और आपका यहाँ पर ये बना लेते हैं हम लोग 75 माइक्रोन की सीव। मुझे बोला क्या है कि जो वेट रिटेन कर रहा है 4.75 mm की सीव पर, ये जो वेट रिटेन हो रहा है दैट इज योर 20 ग्राम्स, और 75 माइक्रोन की सीव पर जो वेट रिटेन कर रहा है सॉइल का दैट इज 730 ग्राम्स। निकालना क्या है, सॉइल की क्लासिफिकेशन करनी है। पहले मुझे बताओ ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होगी या फाइन ग्रेन्ड। टोटल जो सैंपल लिया था वो आपने 1000 ग्राम लिया था, 1000 में से 750 ग्राम्स, टोटल में से 750 ग्राम्स ऐसी सॉइल है जो 75 माइक्रोन के ऊपर रिटेन कर रही है। तो कोर्स ग्रेन्ड हुआ या फाइन ग्रेन्ड सॉइल हुई। कोर्स ग्रेन्ड हुआ, फाइन नहीं होगा। देखो टोटल 1000 ग्राम्स था, 1000 में से 750 ग्राम रिटेन कर रहा है, किसके ऊपर रिटेन कर रहा है, 75 माइक्रोन सीव से ऊपर। 750 मतलब 75%, 75% रिटेन कर रहा है 75 माइक्रोन के ऊपर, और बाकी का बचा पास कर रहा है यहाँ से। तो 50% से ज़्यादा पार्टिकल्स अगर रिटेन करते हैं तो वो कोर्स ग्रेन हुआ। अब कोर्स ग्रेन में आपको पहली बात ये पहचानना है कि ये ग्रेवल है या फिर सैंड है। तो वो कैसे पहचानोगे, 4.75 mm की सीव देख लो। 4.75 mm की सीव देखी तो सिर्फ 20 ग्राम इसके ऊपर टिक रहा है और बाकी का सारा यहाँ से पास हो जा रहा है। तो सिर्फ 2% पार्टिकल्स ऐसे हैं जो रिटेन कर रहे हैं, 98% पार्टिकल्स इससे पास कर जा रहे हैं। बताओ ऐसा ही हो रहा है ना, सिर्फ 20 ग्राम 4.75 के ऊपर है। तो गिवन सॉइल क्या है, सैंड है, बिल्कुल। ये आपका क्या है, यहाँ पर आपको ये पता लग गया कि ये सैंड है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जब अपना ग्रुप सिंबल देना है आप सबसे पहले सॉइल लिखोगे कि कौन सी है, कि ग्रेवल है या सैंड है। आपने देख लिया सैंड है, आप यहाँ पर एस लिख लो। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, फाइन्स का नेचर क्या है। फाइन्स लेस देन इक्वल्स टू 5% है, 5 से 12% के बीच में है, या 12% से ज्यादा है। बताओ क्या है यहाँ पर फाइन्स का नेचर। 25% फाइन्स मतलब 12% से ज्यादा, ये है ना फाइन्स का नेचर। तो ड्यूअल सिंबल तो यूज होगा नहीं हमारे यहाँ, तो ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ग्रेवल तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ग्रेवल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये दो आंसर्स तो वैसे ही हटा दो आप। आपका एक ही आंसर ऐसा दिख रहा है जिसमें हमें सैंड दिख रही है। अब हम फाइन्स का नेचर पहचानते हैं, तो आपका 12% से ज्यादा है तो आपको फाइन्स देखने पड़ेंगे। तो आईपी की वैल्यू निकाल लेंगे, आईपी की वैल्यू देखनी पड़ेगी। आईपी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7% है, या फिर आईपी की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 4% है। तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट करके देख लो, 40% माइनस 18% है ना। तो यहाँ से आईपी निकाल लोगे आप लोग, लिक्विड लिमिट 40 माइनस 18% करके। अब आईपी कितना आ रहा है यहाँ से, तो आईपी की वैल्यू हमारी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7%। अगर आईपी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7% आती है तो क्या रीजन होता है यहाँ पर, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7% आती है तो क्या रीजन, कौन सा रीजन होता है, क्ले का होता है या फिर सिल्ट का होता है। अभी देखा था हमने, अगर ये इससे ऊपर वाला रीजन है तो ये क्या है, हाँ यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा है, मतलब कि क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन में नहीं दे रखा है। जो आपकी वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो ये रीजन किसका है, क्ले का। तो ये क्या होगा यहाँ पर, एस सी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एस सी से। कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, एस सी होना चाहिए था तो ये करेक्ट होता, ये क्ले का रीजन है। तो पहले क्या पहचाना आपने कि गिवन सॉइल सैंड है या ग्रेवल है। आप डायरेक्ट ऑप्शन सी बता रहे थे, वैसा नहीं करना है। आपने देख लिया क्ले है तो मतलब ये नहीं कि जीसी होगा आंसर इसका, है ना। पहले आपने सॉइल पहचाननी है, ग्रेवल या सैंड। अब इसी चीज को जो आपने ये सीव्स बना के सॉल्व कर लिया कि 4.75 या 75 माइक्रोन, आप ऐसे भी लिख सकते हो।
इस तरह तरीके से पूरा मतलब वैल्यूज लिख के कि सीव साइज कौन सा है, कितना वेट रिटेन हो रहा है, क्यूमुलेटिव वेट रिटेन कितना हो रहा है, और परसेंट रिटेन, परसेंट फाइनर, है ना। जब हम लोग सीव एनालिसिस करते हैं तो आपने इस तरीके से बनाया होगा चार्ट, है ना। हाँ यस, इसका करेक्ट आंसर इज क्लेई सैंड। तो SC से आप इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे, और ये हम इस तरीके से बना के भी कर सकते हैं। अगर हम परसेंट फाइनर निकाल रहे हैं तो हमें ये पता लग रहा है कि 4.75 mm की जो सीव है उससे 98% पार्टिकल्स पास कर जाते हैं, है ना, और 75 माइक्रोन की सीव से 25% पार्टिकल्स पास कर रहे हैं। ऐसे भी बना सकते हो, नहीं तो अगर आपको ऐसे सीव्स बना के भी पता लग जाता है कि कितना % पार्टिकल रिटेन हो रहा है, पास कर रहा है, तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो इसका आंसर क्या होगा? SC होना चाहिए, दैट इज योर क्लेई सैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने PDF में डाल रखा था दैट वो आपका, ये देखो किस टॉपिक से ये क्वेश्चन, परमेबिलिटी वाले टॉपिक से। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने पहले ही PDF में डाले हैं और वो मैंने आपको सॉल्व करवाने हैं सारे के सारे। 2 soil specimens with identical geometric dimensions were subjected to falling head permeability test। परमिएबिलिटी चैप्टर पढ़ा हुआ है, 2 टेस्ट पढ़ते हैं हम यहाँ, एक फॉलिंग हेड और एक कांस्टेंट हेड। पहले मुझे ये बताओगे कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट किस सॉइल के लिए करती हूँ मैं प्रेफर, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए या कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए? फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट कोर्स ग्रेन के लिए प्रेफर करेंगे या फाइन ग्रेन के लिए? जिसने भी पढ़ रखा है परमिएबिलिटी चैप्टर। कांस्टेंट हेड जिसमें मेंटेन करना हमारे लिए आसान होगा उसके लिए कांस्टेंट हेड में टेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली बात है, कोर्स ग्रेन सॉइल में आपका ज्यादा अमाउंट ऑफ वॉइड्स होते हैं, बड़े बड़े वॉइड्स होंगे, आप वहां पर कांस्टेंट हेड मेंटेन इजीली कर सकते हो। फाइन ग्रेन सॉइल में हेड मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, पानी धीरे धीरे सॉइल से क्रॉस करेगा। तो कांस्टेंट हेड जो है वो प्रेफर करते हो आप कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, और फॉलिंग हेड प्रेफर करते हो फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। अच्छा, इसने सबसे पहले तो यही बोला है कि यहाँ पर हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। द फॉल ऑफ द वाटर हेड वॉज मेजर्ड आफ्टर एन आइडेंटिकल टाइम इंटरवल। 2 सॉइल स्पेसिमेन थे, सेम उनकी डायमेंशन है, और आप सेम टाइम इंटरवल के बाद दोनों को यहाँ नोटिस कर रहे हो। बोल रहे हैं रेशियो ऑफ इनिशियल टू द फाइनल हेड ऑफ द टेस्ट इन्वॉल्विंग द first specimen was 1.25, or if the coefficient of permeability of the specimen is 5 times that of the first, the ratio of initial to final head in the test involved in the second specimen। पहली बात है आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोई क्लास में आपको बताओ पहले फॉर्मूलाज आते हैं इनके क्या, कैसे निकालते हैं K की वैल्यू फॉर द फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट? K की वैल्यू आपका ये K1 है और ये K2 मान लेते हैं। 2 कंडीशंस है, K1 परमिएबिलिटी आपको निकालना है। जिसको आता है वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, फिर मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। जिसको आता है वो सॉल्व करो। K1 और K2 2.303। पहली बात इसने लिख दी कि जो दोनों स्पेसिमेन है उनका सेम आइडेंटिकल डायमेंशन, सेम डायमेंशन है, आइडेंटिकल डायमेंशन है, मतलब कि सैंपल का जो एरिया होगा और जो लेंथ होगा ये सारी चीजें सेम है दोनों सैंपल्स की। ठीक है, ये कांस्टेंट है, और टाइम भी सेम टाइम के बाद आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो दोनों का वैल्यूज। अच्छा, अब और क्या बोला हुआ है इसने, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सेकंड स्पेसिमेन K2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ K1 होगा, तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल हेड H1/H2 की वैल्यू बतानी है। टेस्ट इन्वॉल्विंग द सेकंड स्पेसिमेन मतलब K2 इज इक्वल टू 2.303 AL अपॉन AT log ऑफ H1 डैश अपॉन H2 डैश। ये K2 में H1 डैश व H2 डैश का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे? ये इक्वेशन मुझे यहाँ पता है, K2 5 टाइम्स ऑफ K1 मुझे पता है, और K2 इज इक्वल टू 5 K1 पुट करो,
ये सारी चीजें कांस्टेंट है, उसने सेम आइडेंटिकल डायमेंशन सब बोला हुआ है, टाइम भी सेम है, सब चीजें सेम है। आपके पास एक सिंपल सा इक्वेशन बन जाएगा जिसमें सिर्फ आपका h1/h2 अननोन रहेगा और वहां से सीधी वैल्यू निकल जाएगी। जिसको भी आता है मतलब फॉर्मूला सॉल्व करो जरा, ऑप्शन ए आ रहा है। पहली बात तो ये फॉर्मूला है और 2.303 इसलिए लगाया है, log to the base 10 यहाँ पर वैल्यू है ना। h1/h2 फर्स्ट सैंपल के लिए 1.25 है, h1/h2 फॉर द सेकेंड सैंपल कितना होगा। तो मैंने लिख दिया कि इन्होंने जो रिलेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी सेकेंड स्पेसिमेन का होगा वो 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट स्पेसिमेन है, और क्योंकि एरिया सेम है, लेंथ सेम है, आइडेंटिकल कंडीशन है, आइडेंटिकल टाइम है, बाकी सारी चीज़ें ये जितनी भी चीज़ें हैं ये तो कांस्टेंट होगी। अब मैंने दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट सैंपल की परमेबिलिटी सेकेंड सैंपल की परमेबिलिटी दोनों को डिवाइड कर दिया, आया क्या log ऑफ h1/h2 फर्स्ट सैंपल का, log ऑफ h1/h2 सेकेंड सैंपल का। kb को क्या पुट कर सकते हो 5 टाइम्स ऑफ k1 या ka कर सकते हो ना, क्वेश्चन में गिवन है सेकेंड सॉइल का परमेबिलिटी 5 टाइम्स ऑफ ka है, तो ये पुट कर दिया log ऑफ 1.25 log ऑफ h1/h2। यहाँ से ये आपके पास फाइनली ये वैल्यू बची और यहाँ से आपका h1/h2 आ जाएगा 3.05। log की प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, रेस टू पावर में इसको ले जाके सॉल्व कर दिया, 3.05 आ जाएगा। बताओ सभी का आंसर। तो फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन था। पहली बात तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे परमेबिलिटी निकालेंगे फॉर द फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और स्पेशली अगर उसने एरिया कुछ और दिया होता, टाइम कुछ और दिया होता, तो जब आप ये रेशियो डिवाइड करते तो उस अकॉर्डिंग वो वैल्यू लेते। या इसने सेम कंडीशंस दे दी हैं और सेम टाइम इंटरवल के बाद आप वैल्यूज नोट डाउन कर रहे हो। क्लियर ये क्वेश्चन, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे परमेबिलिटी वाले चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कांस्टेंट हेड परमियोमीटर, मतलब आप कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट कर रहे हो विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन द फ्लो वाज टेकिंग प्लेस अंडर अ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आई की वैल्यू दे रखी है 0.5। द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 60 सेकेंड्स, टाइम इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, और आपको क्या दिया हुआ है इस 600 सेंटीमीटर क्यूब। कितना वॉल्यूम ऑफ सैंपल आपने कलेक्ट किया 60 सेकेंड्स में, दैट इज 600 cc। ठीक है, ये 600 cc दिया हुआ है। हाँ, तो 600 सेंटीमीटर क्यूब। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल निकालनी है, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यूनिट्स का ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में है, ये सेकंड में है, ये सेंटीमीटर में है। Q इज इक्वल्स टू K इंटू आई इंटू ए। बस यहाँ से हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। अब बात आती है ये Q कैसे निकालोगे। Q कैसे निकालोगे, आपको वॉल्यूम और टाइम पता है तो क्या डिस्चार्ज निकाल सकते हो। अगर वॉल्यूम पता है कि आप कितने टाइम में कलेक्ट कर रहे हो तो डिस्चार्ज निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम करके, 600 डिवाइडेड बाय 60 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। निकालने की इसकी वैल्यू है K की। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है 0.5। एरिया उसने क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना देकर रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में। K की वैल्यू ऑप्शन डी आ रही है सभी की 2.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, 2.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जिनका भी आंसर आ गया डायरेक्ट Q इज इक्वल्स टू KIA पुट करोगे, है ना। हाँ, सीपेज वेलोसिटी जो निकालनी है उसके लिए आपको पोरोसिटी दी होगी या वॉइड रेशियो दिया होगा। सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जो एक्चुअल वेलोसिटी फ्लो की होगी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी करके निकालते हो ना इन्हीं क्वेश्चंस में। ये फॉर्मूला है इसका, सीपेज वेलोसिटी
और जो एक्चुअल वेलोसिटी और पोरोसिटी के बीच रिलेशन। अगर पोरोसिटी उसने गिवन नहीं दी है तो आप वॉइड रेशियो उसने दिया होगा, वहां से आप पोरोसिटी निकालोगे और इस रिलेशन से सीपेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, है ना। और भी क्वेश्चंस मैं सॉइल के करवाऊंगी, चीजें आ जाएगी आपको समझ। VS इज इक्वल्स टू V/N। और मुझे ध्यान आ रहा है शायद मैंने प्लस वाली आपकी स्पेशल क्लास में कभी कराया ऐसा क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्टली ध्यान नहीं है पर करवाए है सीपेज वेलोसिटी का, या शायद प्लस का याद आ रहा होगा। पर चलिए अभी आगे वो क्वेश्चन सबसे पहले मैं करवाऊंगी आपको जो मैंने PDF में डाल रखे हैं, है ना। हाँ, नेचुरल लॉग से तब होगा अगर आप 2.303 से मत करो मल्टीप्लाई। मैंने पिछले में 2.303 से मल्टीप्लाई किया है तो log टू द बेस 10 आ गया। कन्वर्ट कर लोगे 2.303 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो रहा तो बेस E से कर लो, है ना। पिछला क्वेश्चन जो था इससे पिछला वो गेट का क्वेश्चन था, ये वाला। ये जो क्वेश्चन है गेट 2012 का क्वेश्चन था, और जो अभी हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन परमेबिलिटी के टॉपिक से गेट 2016 का क्वेश्चन है। देखो जरा क्या पूछा हुआ इसमें। इसका आंसर बता रहे हो ऑप्शन बी शाश्वत। सीपेज इज अकरिंग थ्रू अ पोरस मीडिया shown in figure the hydraulic conductivity values K1, K2, K3 are in meter per day। एक इम्परवियस मीडिया दिया हुआ है, ये सारा इम्परवियस है और इससे नीचे नीचे यहाँ परवियस है। पता कैसे लगा परवियस है? क्योंकि उसने कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी की वैल्यूज दे रखी है। K1 2 दिया हुआ है, K2 3 दिया हुआ है। एक PQ आपका सेक्शन है जहां पर आपको इसने निकालने को बोली है वैल्यू। सीपेज डिस्चार्ज थ्रू द पोरस मीडिया एट सेक्शन PQ। ओके, बी आंसर होगा। और किसी ने पहले सॉल्व किया हो इस क्वेश्चन को। K3 इज इक्वल्स टू आपको ये 1 दिया हुआ है। अब वाटर जो फ्लो करता है वो हमेशा कैसे फ्लो करता है? हाई हेड से लो हेड की तरफ। वाटर जो फ्लो करेगा हाई हेड से लो हेड की तरफ फ्लो करेगा, बताओ। ये सभी को पता है। आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो हाई हेड इज 15 मीटर, लो हेड आपका ये 10 मीटर। तो मतलब अगर हम देखें कि वाटर का डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है तो आप बोलोगे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट। ये क्लियर। अब डायरेक्शन मुझे पता लग गई, वाटर यहां से फ्लो करता हुआ जा रहा होगा। K3 दिया हुआ है आगे, ये परमिएबल है तो वाटर इस तरीके से कुछ फ्लो कर रहा है। अच्छा, सीपेज डिस्चार्ज निकालने को बोला है तो Q इज इक्वल्स टू K इंटू आई इंटू ए करके निकालेंगे। बात आती है K की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। अब वाटर जो पास कर रहा है वो इन 3 लेयर से कर रहा है, K1, K2, K3। हमने 2 फॉर्मूलाज परमिएबिलिटी वाले चैप्टर में पढ़े होते हैं, K इक्विवेलेंट को निकालने के 2 केसेस। जब फ्लो, देखो 2 केसेस क्या क्या होते हैं मैं एक बार ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। चैप्टर पढ़ा होगा तो चीजें समझ आ रही होंगी। देखो हम लोगों ने यहाँ पर ये पढ़ा होता है कि अगर ये सॉइल की लेयर्स अलग अलग हैं, ये सॉइल लेयर 1, ये 2 और ये 3। सिमिलरली एक और केस सेम ऐसा बना देते हैं जिसमें सॉइल की ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है और ये थर्ड लेयर है। अब दोनों में फ्लो की डायरेक्शन देखना। एक में मैं फ्लो ऐसे भेज रही हूँ, ये जो वाटर है ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और यहाँ पर वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसे। तो एक जो है फ्लो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेटिफिकेशन है, एक पैरेलल टू द स्ट्रेटिफिकेशन है। जो ये सेकंड वाला केस है ये पैरेलल टू द स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब सॉइल जो लेयर्स में प्रेजेंट है उसके पैरेलल है। मतलब क्यू डिस्चार्ज अगर यहाँ से जाएगा तो क्यू डिस्चार्ज ही यहाँ से एग्जिट होगा। तो Q1 यहाँ जा रहा होगा, Q2 इस लेयर में जा रहा होगा, Q3 इस लेयर में जा रहा होगा और फाइनली वो Q ही मिल रहा है आपको, ठीक है। और इस वाले में देखूं तो इन दोनों केसेस में कुछ डिफरेंस हम लोगों को नजर आ रहा है क्या? यहाँ पर इन दोनों में एक डिफरेंस नजर आ रहा है कि अगर Q डिस्चार्ज सॉइल 1 से पास होता है तो वो पूरी सॉइल 2 से भी पास होगा, पूरा Q डिस्चार्ज पूरा Q से भी पास होगा, सॉरी सेकंड सॉइल से भी पास होगा, और सेम Q डिस्चार्ज थर्ड से भी पास होगा और Q बाहर निकलेगा, है ना। पहले लेयर 1 से, फिर लेयर 2 में जाएगा, फिर लेयर 3 में जाएगा, फिर एग्जिट करेगा। और यहाँ पर कुछ पार्ट 1, कुछ 2 में, कुछ 3 में।
तो जब आपको परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द स्ट्रेटिफिकेशन पहचानना है, आपको सबसे पहले यही देखना है कि डिस्चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसको नाम दोगे फ्लो जो हो रहा है वो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है। क्लियर? परपेंडिकुलर टू द सॉइल लेयर्स वैसे ही हो रहा है। आप देखो तो यहां पर मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चन है इसमें फ्लो पैरेलल टू द स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है या परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है? इस क्वेश्चन में फ्लो पैरेलल चल रहा है या परपेंडिकुलर चल रहा है? सभी बताएंगे। मैंने अभी डायग्राम बना के भी बताया आपको कि पैरेलल का मतलब क्या है, कैसे पहचानना है, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है। पैरेलल और परपेंडिकुलर का मतलब बताया। और बताओ इस क्वेश्चन में कैसे हो रहा है फ्लो, परपेंडिकुलर टू द या फिर पैरेलल। आपको क्या देखना है यहाँ पर, डिस्चार्ज, क्यू डिस्चार्ज यहाँ से एंटर हो रहा है, क्यू डिस्चार्ज यहाँ से बाहर जा रहा है, क्यू डिस्चार्ज ही यहाँ से आगे क्रॉस हो रहा है। तो ये फ्लो जो हो रहा है ये परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है। और जब फ्लो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेटिफिकेशन हो, के इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? के इक्विवेलेंट इज d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन d1 बाई k1 प्लस d2 बाई k2 प्लस d3 बाई k3। आपको ये सारी लेयर्स का यहाँ पर लेंथ दे रखा है 20, 10 प्लस 20, ये पूरा लोगे आप यहाँ पर k2 के लिए, ये 30 और ये 10। के इक्विवेलेंट निकाला किसी ने? अब के इक्विवेलेंट निकालो। आपको d1, d2, d3 पता है। d1 इज 20, d2 इज 30 और d3 इज 10। सिमिलरली k1, k2, k3 पता है। k1 इज 2, k2 इज इक्वल्स टू 3 और k3 इज इक्वल्स टू 1। के इक्विवेलेंट निकाल लो सबसे पहले। कितना आ रहा है के इक्विवेलेंट? 2 आ रहा है। यहां से सबसे पहले परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेटिफिकेशन की हेल्प से मैंने यहां पर के इक्विवेलेंट निकाल लिया। d1, d2, d3 मुझे दिए हुए हैं, k1, k2, k3 हमें पता है ना। अब देखो के इक्विवेलेंट आ रहा होगा आपके पास 2, 60/30, 2 मीटर्स पर डे, ये सभी के पास आ रही है वैल्यू। अब मैंने आपको क्या बोला कि इसने डिस्चार्ज निकालने को बोला है, तो आप Q इज इक्वल्स टू के इंटू आई इंटू ए करके निकाल सकते हो। अच्छा, अब बात आती है आई की वैल्यू कैसे निकाले। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है? हेड लॉस पर यूनिट लेंथ के बराबर। कितना हेड लॉस हो रहा है अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, जो आपका यहाँ 15 मीटर है, ये हाई हेड और लो हेड इज 10 मीटर। हाई हेड इज 15 मीटर, लो हेड इज 10 मीटर। तो हाई हेड से लो हेड की तरफ जा रहे हो तो हेड लॉस इज 5 मीटर, है ना। तो हेड लॉस, और कितनी लेंथ पर हो रहा है ये हेड लॉस? जहां जहां से सॉइल से पानी जा रहा होगा। तो ये 20 प्लस 30 प्लस 10, तो ये आ रहा है आपका 60 मीटर लेंथ से हो रहा है। कितना मीटर हेड लॉस? 5 मीटर का हेड लॉस। ठीक है, तो 5/60, ये भी समझ गए। तो Q इज इक्वल्स टू के आप निकाल चुके हो, I आपने निकाल लिया, और मल्टीप्लाई बाय आपको A करना है। अब A की वैल्यू कैसे आएगी? अब इस डायग्राम को देखो जरा फिर से। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर मतलब जो यहाँ से लेकर थिकनेस है सॉइल की, इसके ऊपर तो इम्परवियस स्ट्रेटा है, ये आपको यहाँ पर दे रखी है विड्थ ऑफ दिस सॉइल लेयर इज 3 मीटर। और हम पर यूनिट लेंथ के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, पर मीटर बोल दिया इसने। मतलब जो ये इम्परवियस आपका यहाँ मीडिया और ये वाटर दिखाया हुआ है, इस तरफ को इसकी जो लेंथ है वो कितनी भी हो सकती है, हम 1 मीटर के लिए निकाल रहे हैं। तो फॉर L इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो मैंने यहाँ पर L को 1 पुट करा, 3 इंटू 1, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर। 1/2 आ रहा है सभी का आंसर, बताओ 1/2 आ रहा है सभी के पास वैल्यू। देखो अभी जो आगे की क्लासेस, नेक्स्ट 5 क्लासेस हैं, उसमें मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करवाना है। ठीक है रामेश्वर, एनवायरमेंटल के क्वेश्चंस करवाने हैं, क्योंकि वही सेम चीज़ हम स्पेशल क्लासेस में थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर जो नेक्स्ट मंथ होगा उसमें हम बाकी के सॉइल के टॉपिक्स के क्वेश्चन करेंगे, तो रिवाइज हो जाएगा आपका। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, ये तो आसान क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चंस कर रखे हैं पहले भी। क्या बोला है? अ सॉइल अटेन्स द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट
of 18.6 kilonewton per meter cube at a water content of 15% during a compaction test. Maximum dry unit weight दिया है. If the specific gravity is 2.7, then the air content of the soil. जो स्टार्टिंग में सबसे बेसिक रिलेशन हमने पढ़े थे, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल्स टू 1, ये सब एयर कंटेंट किस किस का रेशियो होता है, वहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगी इजीली. ऑप्शन सी शाश्वत. और किसी और बाकी लोग भी सॉल्व करो, ये इजी है क्वेश्चन, सभी का आंसर आ जाना चाहिए इसका. देखो पहले हम धीरे धीरे टॉपिक्स कवर अप करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि अभी हम ये जो 3 महीने हैं इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल और एनवायरनमेंट में आपको अच्छे से करवाऊंगी, चाहे यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस हैं. बाकी की क्लासेस देखनी है आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हो. आप वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाएगा, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, जो टॉपिक्स हैं सभी एजुकेटर्स के, और इवन जो उन्होंने पहले पढ़ा भी दिए हैं कोर्सेज आप उनको भी देख सकते हो. 0.045 पर मीटर क्यूब एयर कंटेंट. ठीक है, मुझे 2 लोगों ने आंसर दिया है, बाकी बताओ कर सकते हो. मैंने सबसे बड़ा हिंट लिख दिया यहाँ पर सामने इस क्वेश्चन को करने के लिए. यूनिट वेट मुझे पता है, वाटर कंटेंट पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है. अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकाल लेते हो, एयर कंटेंट सीधा आ जाएगा 1 - s करके. जीरो 0.045 जिसका आया है वो बिल्कुल करेक्ट है ना. गामा डी इज 18.6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. गामा डब्ल्यू इज 9.81 है ना, और डब्ल्यू इज 0.15. ये दिया हुआ था, मैंने आपको बोला अगर आप डिग्री ऑफ सेचुरेशन कैलकुलेट कर लेते हो तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है. अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकाल लिया तो एयर कंटेंट 1 - s करके आ जाएगा. आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है किसी को. 0.045 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल इसका करेक्ट आंसर होगा. अब ये जो क्वेश्चन था ये कन्वेंशनल, इसको समझ सकते हो. ये भी क्वेश्चन मैंने PDF में डाल रखा था. आई होप आप में से किसी ने देखा होगा इस क्वेश्चन को, और ध्यान से पढ़ो ज़रा इसमें क्या क्या पूछ रखा है. पहली बात है कि आपने इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है. सबसे पहले अ लेयर ऑफ सेचुरेटेड क्ले 5 मीटर थिक इज ओवरलेन बाय अ सैंड 4 मीटर डीप. और फिर क्या लिखा है, सेचुरेटेड क्ले की लेयर जो है वो 5 मीटर थिक है. सेचुरेटेड क्ले इज ओवरलेन बाय अ सैंड जो कि कितना है 4 मीटर डीप है. अच्छा, द वाटर टेबल इज 3 मीटर बिलो द टॉप सरफेस, द सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ क्ले. तो आपको यहाँ पर सैंड दिया हुआ है, 4 मीटर का सैंड है ऊपर, नीचे 6 मीटर का क्ले है जो हम यहाँ बना रहे थे. यहाँ पर ये आपका 5 मीटर थिक क्ले और ऊपर 4 मीटर थिक सैंड. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, द वाटर टेबल इज 3 मीटर बिलो द टॉप सरफेस. ये टॉप है ना, इससे 3 मीटर नीचे क्या है, वाटर टेबल. ऐसे डायग्राम बना लो, वाटर टेबल बना लिया 3 मीटर नीचे. ठीक है, द सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ क्ले गामा सेचुरेटेड इज 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और सैंड का है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. कौन सा, लेकिन सिर्फ सेचुरेटेड. सेचुरेटेड कौन सा होगा, जो वाटर टेबल से नीचे लाई कर रही है सैंड, उसका यूनिट वेट. गामा सेचुरेटेड इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. बना दो ना, यहाँ तक डायग्राम बना लोगे, इजी था, कुछ नहीं किया. पहले क्ले लेयर बनाई, ऊपर सैंड बनाई, टॉप लेयर से 3 मीटर नीचे मैंने वाटर टेबल रख दिया. वाटर टेबल से नीचे जो सैंड होगी वो सेचुरेटेड होगी, और यहाँ पर सेचुरेटेड क्ले का यूनिट वेट 18 दिया है और ये 20 दिया है. अबव द वाटर टेबल द यूनिट वेट ऑफ सैंड. ये वाटर टेबल बना रहे थे, इसको हम अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये था ना वाटर टेबल, इसके ऊपर जो ये वाली लेयर में सैंड है इसका यूनिट वेट अलग है. वो कितना है, 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. कैलकुलेट द इफेक्टिव प्रेशर
ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डेप्थ ऑफ 9 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। आपको क्या करना है, यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है, बॉटम में निकालनी है यहाँ पर, क्योंकि ये 4 मीटर है, 5 मीटर है, 9 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, बॉटम वाला पॉइंट जो मोस्ट है वहाँ निकालना होगा। What will be the increase in effective pressure at 9 meter if the soil is saturated by capillary? मतलब इनिशियली कंडीशन निकालो पहले। इनिशियल कंडीशन ये थी, इंक्रीज हम बाद में निकालेंगे। बाद में मतलब ये फर्स्ट कंडीशन, ये बना रही हूँ अब मैं आपके सामने सेकंड कंडीशन की, अगर कैपिलरी सेचुरेटेड हो जाए इससे ऊपर वाली सॉइल तो क्या होगा। When the increase in effective stress at 9 मीटर आपको निकालना है, अगर इफेक्टिव प्रेशर और हॉरिजॉन्टल प्लेन इज दिस और सॉइल गेट कैपिलरी सेचुरेटेड अप टू 1 मीटर अबव द वाटर टेबल। यहाँ था ना वाटर टेबल, अगर ये 1 मीटर राइज कर जाता है, 1 मीटर राइज करना मतलब इससे ऊपर 3 मीटर की आपको डेप्थ दिख रही है सॉइल की, 1 मीटर वाटर टेबल राइज करेगा, बची कितनी, 2 मीटर ऊपर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये साफ साफ सा डायग्राम है आपका। ये 4 मीटर यहाँ पर आपका सैंड है, 5 मीटर का क्ले लेयर है। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना आता है। अगर नहीं आता तो मैंने स्पेशल क्लासेस ले रखी हैं, लास्ट मंथ मैंने पढ़ाया है उसमें कि कैसे निकालते हैं टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस। मुझे बताते रहना, यहाँ ये बॉटम पॉइंट है, ये वाला, ये टोटल डेप्थ है आपकी यहाँ पर 9 मीटर की। तो टोटल स्ट्रेस निकाल लेते हैं, इज इक्वल्स टू क्या है, इनिशियल कंडीशन, यहाँ वाटर टेबल था ना, इससे ऊपर सॉइल कौन सी है, सैंड, उसका गामा सेचुरेटेड दिया है, तो गामा सेचुरेटेड इंटू 3 प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो भी हमारे पास सैंड ही है ना, गामा सेचुरेटेड ऑफ जो इसके ऊपर वाली सैंड है। अब देखो क्या ये सेचुरेटेड है, ये वाटर टेबल से ऊपर वाली सैंड। इनिशियली उसने बोला नहीं कि कैपिलरी सेचुरेटेड है, अगर बाद में हो जाए तो इंक्रीज निकालना है। तो इसका मतलब गामा जो आपका 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब था वो हम लोग यूज करेंगे इस पर्टिकुलर डेप्थ के लिए भी। मतलब आप यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 17 इंटू 4 क्यों लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सॉइल, क्योंकि वाटर टेबल इसके नीचे, जहाँ पर वाटर टेबल, यहाँ मैंने गलत लिखा है, इसको यहाँ ऐड करना है। ये 20 किलो न्यूटन वाली जो गामा सेचुरेटेड आएगा वो यहाँ लिखोगे आप, हाँ ये ड्राई है बिल्कुल, प्लस 20 इंटू कितनी डेप्थ तक आपका यहाँ पर ये सैंड लेयर प्रेजेंट थी, 1 मीटर तक, तो 20 इंटू 1 प्लस ये 5 मीटर डेप्थ तक क्ले है तो 5 इंटू 18। टोटल स्ट्रेस ऐसे आ गया। पोर वाटर प्रेशर कैसे निकालोगे, अब कहाँ कहाँ पर पोर्स में पानी प्रेजेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डेप्थ में पोर्स में पानी प्रेजेंट है। टोटल डेप्थ कितनी है, 6 मीटर, और यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना ले लोगे, 9.81। इन दोनों को माइनस कर दो, इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा ना, बताओ। आपका यहाँ से इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लोगे आप, गामा सैंड इंटू 3, क्या क्या वैल्यूज आई हैं आपकी, 102.14 आया है इफेक्टिव स्ट्रेस, हाँ 17 इंटू 3 आएगा, 17 इंटू 3 आएगा यहाँ पर, 17 इंटू 3 होगा, यस। गामा सैंड इंटू 3, फिर गामा सेचुरेटेड जो सैंड है उसके लिए 3, मैंने ये 1 मीटर एक्स्ट्रा ले लिया, ये 4 नहीं होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर है तो वही होगा 17 इंटू 3। और सेचुरेटेड का था 1 मीटर डेप्थ का, तो गामा सेचुरेटेड इंटू 1 मीटर डेप्थ तक, और गामा सेचुरेटेड ऑफ क्ले 5 मीटर डेप्थ तक। आपने टोटल स्ट्रेस निकाल लिया। पोर वाटर प्रेशर कैसे निकालोगे, कितनी डेप्थ तक सॉइल जो है उसमें पोर्स में पानी प्रेजेंट है, आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 6 मीटर डेप्थ में पोर्स में पानी प्रेजेंट है, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू 6, तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लिया। ये फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। ये समझ में आया फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व हुआ। अब सेकंड पार्ट में वो इसी डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करने को बोल रहा है। वो बोल रहा है कि अगर यहाँ से 1 मीटर ऊपर, ये 1 मीटर ऊपर, यही हुआ ना जहाँ पहले वाटर टेबल प्रेजेंट था, अगर उससे आप 1 मीटर ऊपर देखो, यहाँ तक कैपिलरी राइज हो गया पानी का, 1 मीटर ऊपर यहाँ तक,
तो बताओ आपका कि इफेक्टिव स्ट्रेस में कितना चेंज आया होगा। अगर 1 मीटर ऊपर राइज हुआ है, आपने क्या इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम पढ़ा है पोर वाटर प्रेशर का, तो क्या होगा अगर कैपिलरी राइज होता है तो ये नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर की कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। मतलब ठीक सा बनाती हूँ, एक सेकेंड। ये डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता है। यहाँ जहां पर वाटर टेबल प्रेजेंट होगा वहां पर पोर प्रेशर 0, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जहां पोर्स में पानी है वह इंक्रीज करेगा, और ऊपर पोर वाटर प्रेशर होगा नेगेटिव -hc इंटू गामा डब्ल्यू, कि कितनी डेप्थ तक पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हुआ है और क्या यूनिट वेट ऑफ वाटर है। पर मुझे इसने यहाँ बॉटम में वैल्यू निकालने को बोली है, तो निकाल लेते हैं वैल्यू। चेंजेस क्या होंगे वो देखो। ये वाली जो सॉइल 1 मीटर डेप्थ की थी, अब क्योंकि ये सेचुरेटेड हो गई है, कैपिलरी सेचुरेटेड हो गई है, तो जब मैं यहाँ टोटल स्ट्रेस निकाल रही थी, मैं गामा ड्राई ले रही थी 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब वाला। अब कैपिलरी सेचुरेट होने की वजह से ये 1 मीटर भी सेचुरेट है ना, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर सेचुरेटेड सैंड का जितना भी यूनिट वेट था वो आपको यहाँ इस डेप्थ पर भी कंसीडर करना पड़ेगा। समझ रहे हो, क्योंकि ये 1 मीटर जो डेप्थ है अब ये सेचुरेट हो चुका है एक तरह से। अब ये कुछ ऐसी कंडीशन है, वाटर टेबल तो वही था पर ये इतना पोर्शन सेचुरेट हो गया, तो टोटल स्ट्रेस क्या आ जाएगा 17 इंटू 2, यहाँ से लेकर 2 मीटर तक तो ड्राई था, प्लस जो कैपिलरी सेचुरेट हुआ वो ये सारा हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 2 मीटर डेप्थ तक कैपिलरी सेचुरेट हुआ और 20 उसका यूनिट वेट था, प्लस 5 इंटू 18 वैसे ही था। क्लियर। पोर वाटर प्रेशर जहां वाटर टेबल प्रेजेंट है उस पॉइंट पे 0 होगा, उससे ऊपर नेगेटिव, उससे नीचे सेम चलेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, उससे नीचे सेम आपका गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो गामा डब्ल्यू इंटू एच आपका सेम गामा डब्ल्यू इंटू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 17 इंटू 2, 20 इंटू 2 प्लस 18 इंटू 5, तो 164 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 58.86 किलो न्यूटन, है ना। तो ये आपका इफेक्टिव स्ट्रेस पोर वाटर प्रेशर आ गया। ये 105 वैल्यू आ रही है किसी की, 105.14, शाश्वत सही था आपका आंसर। और तो ये आ जाएगा आपका टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर करके 105.14। इंक्रीज इन प्रेशर देखना है तो कितना इंक्रीज हुआ प्रेशर में, अगर कैपिलरी राइज हो गया उसकी वजह से कितना इंक्रीज हुआ, तो आप इनिशियल कितना प्रेशर था और फाइनल कितना प्रेशर था, आप इन दोनों को माइनस कर सकते हो। नहीं, ये ऐसा नहीं होता है कि 7 तक आप लेते हो, तभी मैं बोल रही हूँ आपको इसका डायग्राम पता होना चाहिए कि पोर प्रेशर डायग्राम कैसे बन रहा है। इसका जो पोर प्रेशर डायग्राम बनता है, पोर वाटर प्रेशर डायग्राम, वो कुछ इस तरीके का बनता है। यहाँ से ये ऐसे ये बना के आ रही हूँ मैं, ये पोर प्रेशर डायग्राम, जहां वाटर टेबल प्रेजेंट है वहां पोर प्रेशर 0, जब कैपिलरी राइज हो रहा है, ये वो कंडीशन है। एक बार ये केस पढ़ना, कैपिलरी के राइज वाला केस, ठीक है, अपनी बुक में देखना कि इसका पोर प्रेशर डायग्राम कैसे बना है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी पोर वाटर प्रेशर की, दैट इज -hc इंटू गामा डब्ल्यू। hc क्या है, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, कितनी हाइट तक कैपिलरी राइज हुआ है। आप देख रहे हो 1 मीटर तक हुआ है, तो 1 मीटर इंटू 9.81, मतलब अगर कोई इस पॉइंट पर मुझसे पूछता पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू, तो वो अफेक्ट होती कैपिलरी राइज होने की वजह से। इससे यहाँ जब आप वैल्यू लोगे गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो आपको पोर वाटर प्रेशर वैसे नहीं लेना है उसके लिए, तभी ये एक बार ये केस पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी चीज। ठीक है, तो इसका आंसर इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हो, इन दोनों को माइनस करके, और इंक्रीज कितना हुआ हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस आपका 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में डाल रखा था, किसी ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन अ फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट ड्रॉप इन हेड अकर फ्रॉम 60 मीटर टू 40 मीटर इन 10 मिनट्स। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल एंड द स्टैंड पाइप, फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी है तो स्टैंड पाइप होगा, और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, सैंपल का भी स्टैंड पाइप का भी। अगर लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल, जो लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल है वो हमें यहाँ पर दे रखी है 15 सेंटीमीटर, देन द परमिएबिलिटी ऑफ द सैंपल इन mm पर सेकेंड। क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपको सारी वैल्यूज कोई मीटर में दिया हुआ है, कोई सेंटीमीटर में दिया है, फाइनल आंसर इसने mm में पूछा है। क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने पहला किया था आज की क्लास में, के का
फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट वाला फॉर्मूला 2.303 AL/AT log 10 H1/H2। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या निकालना है, देखो आपको सब दिया हुआ है, स्मॉल a की वैल्यू भी दे रखी है और कैपिटल A मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल, तो वो भी दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम आपको यहाँ पर दे रखा है 10 मिनट्स, सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया 10 × 60। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको जो स्टैंड पाइप है उसका एरिया दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल दिया हुआ है। यहाँ से आपका आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, बस mm पर सेकेंड में, और आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, mm पर सेकेंड में आएगा 0.01 mm पर सेकेंड, तो ऑप्शन सी जो बनेगा वो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अब बाकी के क्वेश्चंस हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास आपकी, अब आपको मैंने बताया ये यूट्यूब क्लासेस जितनी भी होती है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 11:30 to 12:30, तो ये टाइमिंग याद रखनी है। इस टाइम पर सभी ने लाइव आना है, चाहे आप पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहले करके आओगे तो आंसर्स पता होंगे, या कहीं गलती होती है या जिस क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, और साथ साथ में मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, सिमरन कपूर, आपको लिखना है अनअकैडमी यहाँ पर टेलीग्राम पर, ऑलरेडी ग्रुप में ऐड हो जाओगे। और अंकित पीडीएफ के लिए इससे पहले मेरी 4 क्लासेस जो हुई है, आज 5th क्लास है, इससे पहले जो 4 क्लासेस यूट्यूब पर हुई है उनकी डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर पीडीएफ है ये सारे क्वेश्चंस के। ठीक है, सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ है, बाकी लोग भी आसानी से वहाँ से सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जो फर्स्ट क्लास से लेकर इससे पहले जितनी भी क्लासेस है सभी की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए अपनी नेक्स्ट क्लास में अभी की क्लास को एंड करती हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।